मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र से वार्ड 20 के पार्षद एवं निर्दलीय प्रत्याशी संजय केजरीवाल ने शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में अपना घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने शहर के सर्वांगीण विकास के लिए 11 प्रमुख मुद्दों पर कार्य करने का संकल्प लिया। संजय केजरीवाल ने कहा कि जनता का विश्वास मिलने पर उनकी पहली प्राथमिकता फुटपाथी दुकानदारों के लिए स्थायी वेंडर जोन का निर्माण कराना होगा, ताकि जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके। उन्होंने बताया कि विधायक निधि से विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एम्बुलेंस और एक शव वाहन श्वेत रथ की व्यवस्था की जाएगी, जो 49 वार्ड सहित चारों पंचायत में 24 घंटे निःशुल्क सेवा प्रदान करेंगे। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। संजय केजरीवाल ने बेला औद्योगिक क्षेत्र में जल जमाव की समस्या के अस्थायी समाधान और युवाओं के लिए स्थायी रोजगार व्यवस्था का आश्वासन भी दिया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और जनता अब सच्चाई जान चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ मैया की पूजा जो होने जा रही है, इस उपलक्ष्य में तमाम मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा के सम्मानित अभिभावकों को, माता पिता को, मातृशक्ति को, हमारी बहनों को, युवा साथियों को, प्यारे प्यारे बच्चों को, सबको पहले तो ढेर सारी बधाई और आप सभी को भी बधाई। हमने पहली बार मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से जो मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो मैं आप सभी को यह देना चाहता हूं, एक घोषणा पत्र जो आप लोग सभी लोग ले लीजिएगा, जो एक आशीर्वाद स्वरूप 6 नवंबर को जो आशीर्वाद मिलेगा, उस आशीर्वाद के बाद अगर मैं मुजफ्फरपुर की जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिलता है, तो मैंने ये घोषणा पत्र जो बनवाया है, इस घोषणा पत्र में 11 बिंदु हैं। उन 11 बिंदुओं में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसके विषय में जिक्र कर देता हूं। सबसे पहली चीज़ है कि विधायक को जो तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह के विषय में मैं यह बताना चाहता हूं कि जब आपको उस क्षेत्र की जनता आशीर्वाद स्वरूप अपना मत का दान करती है, तभी आप जाके विधायक बनते हैं। मतलब आपने कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पे आपको किसी ने ज्वाइन कराया हो और आपको वो तनख्वाह का अधिकारी आप बनते हैं। इस विधायक की तनख्वाह पे मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित अभिभावकों, हमारी माताएं, बहनें और युवा साथियों का अधिकार होगा। उस तनख्वाह से प्रत्येक साल 5 जरूरतमंद, शब्द मैं यूज कर रहा हूं, जरूरतमंद बच्चियों की शादी के उपलक्ष्य पे उस पैसे को खर्च किया जाएगा। जो 11 सदस्यीय कमेटी बनेगी, उस कमेटी में आवेदन आएंगे। उस आवेदन में चयन करते हुए 5 बच्चियों की शादी में राशि का सहयोग के रूप में सहयोग किया जाएगा। 5 मेधावी बच्चे, बच्ची हो या बच्चे हो, उच्च शिक्षा में आधे पैसे शादी में साल भर की जो तनख्वाह होगी और आधे पैसे उसके ऊपर खर्च कर दिए जाएंगे। कई ऐसे हैं हमारे समाज के, हमारे देश के विभूति महाराजा अग्रसेन जी, महाराणा प्रताप जी, हमारे शहर के विभूति स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी, स्वर्गीय श्यामनंदन सहाय जी, स्वर्गीय ध्वजा प्रसाद साहू जी, स्वर्गीय महमूद अहमद मकबूल एजाजी साहब, हमारे जन नायक कपूरी ठाकुर जी, इन सब की प्रतिमा इस शहर के प्रमुख एंट्री पॉइंट से लेके जो खाली चौक चौराहे हैं उस पे लगनी चाहिए, जिसके लिए मैंने संकल्प लिया है कि आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है तो ये इन विभूतियों की प्रतिमा लगेगी, विधायक के फंड से लगेगी। इस मामले में किसी प्रकार की मुझे सिर्फ नगर विकास मंत्रालय से मुझे सहयोग चाहिए आदेशात्मक, और बाद बाकी मुझे कोई फंड की ज़रूरत नहीं होगी। पूरे विधानसभा क्षेत्र को सीसीटीवी से युक्त किया जाएगा। एक मुक्ति रथ और एक एम्बुलेंस, ये 2 चीज़ें विधायक फंड से सबसे पहले जो विधायक फंड का सदुपयोग होगा वो मुक्ति रथ और एम्बुलेंस की सेवा के रूप में होगा, जो आपको निःशुल्क होगी। चारों पंचायत में भी
और नगर विधानसभा में भी। अब आपका प्रश्न हो सकता था कि इसका मेंटेनेंस कहाँ से होगा। जो विधायक जी को स्टाफ रखने के लिए पैसे मिलते हैं, उन्हीं में उसी पैसे से 3 स्टाफ रखे जाएंगे। जो स्टाफ 24 घंटा, एक हेल्पलाइन नंबर डिक्लेयर किया जाएगा जो 24 घंटा सेवा उपलब्ध कराएगा। विधायक जी को टीए भी मिलता है, तो टीए का भी पैसा 1 रुपया भी अपने या अपनों के शरीर पे खर्च नहीं होगा। उन पैसों से इस दोनों चीज का मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। पूरे बेला औद्योगिक क्षेत्र में आप लोग जब बारिश होती है तो देखते हैं किस प्रकार से हमारे जौहर साहब की वो देन, लेकिन स्थिति ये है कि वो चीज़ तरक्की नहीं कर पा रही है। वाटर लॉगिंग है, रोड की जल जमाव की समस्या है, रोड जर्जर है। तो उन सब चीज़ों में तुरंत अविलंब बनने के साथ प्राथमिकता के तौर पे, ताकि इतनी सुंदर सुसज्जित व्यवस्था हो जिस प्रकार बड़े मेट्रोपॉलिटन या यूपी में आप चले जाइए, नोएडा वगैरह जाइए, गुड़गांव वगैरह जाइए, उस प्रकार से सुविधाजनक बनाया जाएगा कि ताकि जो भी इन्वेस्टर हैं वो बहुत ही आसानी से आएँ और उस क्षेत्र की खूबसूरती को देख के अपने रोजगार को लगाएं। जिस कारण की रोजगार जब लगेगा तो हमारे मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा के कई बेरोजगार युवकों को काम भी मिलेगा। फुटपाथ के दुकानदारों का एक, हम लोग हमेशा जो भी विधायक बनते हैं वो कहते हैं जाम की समस्या, जाम की समस्या, कभी समस्या के निदान पे नहीं गए। उसका एक कारण है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं बेचारे, डेली फुटपाथ पे अपनी दुकान लगा के रोजी रोटी कमाते हैं, उन दुकानदारों को 5 दिन 10 दिन कमाया और उजाड़ दिया जाता है। तो इस बार ऐसा होगा कि उन तमाम लोगों को नगर विकास मंत्रालय और नगर निगम से कोऑर्डिनेशन करते हुए वेंडिंग जोन में उनको स्थापित कराया जाएगा, ताकि स्वतः नाले और रोड जैसे ही मुक्त होंगे वैसे ही अगर उन फुटपाथी दुकानदारों को यह अगर मन में एक बात आएगी कि हमें जो है मतलब यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उनको दिल्ली स्थित गाजीपुर सब्जी मंडी का वीडियो बना के मैं ला के दिखाऊंगा कि देखो भाई 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर इलाके के लोग कैसे आके यहाँ से सामान खरीद के जा रहे हैं। वो ईश्वर है, चाहे मुसलमान भाइयों का अल्लाह हो, चाहे हम लोगों का ईश्वर हो, चाहे सिख समुदाय का वाहे गुरु हो, चाहे ईसाइयों के मतलब ईसा मसीह जी हो, सभी लोग रोजी रोटी देने वाले वो लोग हैं। और जहाँ भी मंडी बनेगी वहाँ स्वतः ग्राहक जाएंगे, जब यहाँ सामान नहीं मिलेगा तो वहीं जाएंगे। तो ये जागरूकता करके उन दुकानदारों को भी वहाँ स्थापित कराने की ज़रूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के विषय मैंने बताया। रोजगार के विषय में जिन गरीब जरूरतमंद महिलाओं को जो स्वावलंबी बनना चाहती है, अपने परिवार में कंट्रीब्यूशन देना चाहती हैं, लेकिन पूंजी के अभाव में वो नहीं दे पाती हैं, उनको समन्वय स्थापित कराते हुए बैंकों से उनको पूंजी दिलवाई जाएगी, ताकि वो टिकली, बिंदी, सिंदूर, आलू, पापड़, बड़ी, मतलब अचार, कई प्रकार के सिलाई का काम कर सकती हैं, कढ़ाई का काम कर सकती हैं इस क्षेत्र में। ये तमाम पहली बार ऐसा हुआ होगा आप लोगों के भी पत्रकारिता जीवन में कि कोई विधायक बनने के पहले एक उम्मीदवार के रूप में अपनी इच्छा शक्ति को जाहिर किया है। और एक महत्वपूर्ण बात लास्ट में बता दूं कि जब 2017 में वार्ड 20 की सम्मानित जनता ने मुझे जब सेवा करने का मौका दिया था, तो आज के ज़माने में मैंने वार्ड 20 को भ्रष्टाचार मुक्त निगम संबंधित काम में करके दिखा दिया। मैं कितना सफल हो पाऊंगा ये मैं आप लोगों के माध्यम से मुजफ्फरपुर की सम्मानित जनता से प्रार्थना करना चाहूँगा कि 6 तारीख को अपने बेटा भाई को सिर्फ मत देने तक सीमित नहीं रहिएगा, अगले 5 साल तक आपको मेरा साथ देना होगा। जब मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा तो आपको मेरे पीठ पीछे आके खड़ा होना होगा। जिस दिन विधायक जो बनते हैं, जो भी नेता बने, उनके गर्दन पे अगर तलवार लटकती रहे कि जनता मेरे से हिसाब मांगेगी, उस दिन से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, उस दिन से ईमानदारी से काम होना शुरू हो जाएगा। तो प्रश्न के रूप में पूछा, मैंने भी वो इंटरव्यू सुना था, कई साथियों ने भी मुझे बताया, लेकिन जो व्यक्ति 2011 से अपनी जर्नी गुजरात से शुरू करते हैं, गुजरात के बाद दिल्ली, दिल्ली से बिहार, बिहार से पंजाब, फिर पंजाब से दिल्ली, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,
बंगाल अंतिम उनका। लेकिन इतने बड़े रणनीतिकार हैं और उनको यह नहीं मालूम है कि वार्ड सदस्य होते हैं वो रूरल क्षेत्र में सबसे पहली बात। बहुत बड़े आप ही लोग जो मीडिया के विद्वान साथी हैं उनको बहुत बड़ा रणनीतिकार बताते हैं, तो एक इतने बड़े रणनीतिकार को यह भी नहीं मालूम है वार्ड सदस्य शहर में होते हैं कि गांव में होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि उन्होंने मुजफ्फरपुर वार्ड 20 की सम्मानित जनता सहित मुजफ्फरपुर की तमाम निगम क्षेत्र में रहने वाली 2,85,000 मतदाताओं का अपमान किया है कि 2017 में भी 1685 वोट मैं लाया और 743 वोट से जीता। 2022 में अपनी सेवा की बदौलत, अपने समर्पण की बदौलत 49 वार्ड में सबसे ज्यादा सर्वाधिक वोट 2051 आशीर्वाद स्वरूप मत लाके अभी भी वर्तमान में भारत सरकार के, बिहार सरकार के संवैधानिक ढांचे के तहत वार्ड पार्षद हूँ। भाई, जिस व्यक्ति को वार्ड सदस्य और वार्ड पार्षद में अंतर न मालूम हो, जिसको इतनी जानकारी का अभाव हो कि जो उनके तंत्र हैं वो ये भी नहीं बताते हैं कि भाई वर्तमान में है कि पूर्व में है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी वो, एक बार उन्होंने एक शब्द यूज किया था बकैती, मेरे शब्द नहीं, तो जितनी वो बकैती करते हैं हमको तो लगता है कहीं ना कहीं उनको इस साक्षात्कार के बाद उनको अपने उस स्रोतों को, जिस स्रोतों से उनको जानकारी मिलती है, जरूर टाइट करना चाहिए कि भाई पूरा पुख्ता जानकारी लेके बोलिए। बिहार है, बिहार में भी उत्तर बिहार की घोषित राजधानी मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ और दाता कम्मल शाह की धरती है। यहाँ की मिट्टी में पैदा लिया हुआ हर व्यक्ति उनसे ज्यादा दिमाग रखता है। इस बार उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बिहार वासियों की दुर्दशा देखी, तब बिहार को सुधारने का मन। प्रशांत जी ने इंटरव्यू में ये कहा, इस पर आप जवाब चाहते हैं? कोरोना कब आया था? 2020। 2021 में वो कहाँ थे? 20 और 21। उन्होंने खुद कहा है कि मैं 2019 के मई माह से 2021 के 22 मई तक मैं बंगाल चुनाव में व्यस्त था। भाई, जो व्यक्ति कोरोना के दर्द को समझ के मीडिया में बयान दे के सुर्खियां बटोरना तो चाह रहा, इससे इंकार नहीं है। कोरोना एक बहुत बड़ी त्रासदी थी जिसके दर्द को हम सभी लोगों ने, और मुकेश जी आप सभी मीडिया के साथियों ने हम लोगों के साथ उस दर्द को झेला है। लेकिन वो व्यक्ति, ये गौर करने वाली बात है कि 19 में मान लो कोरोना नहीं था, बंगाल थे, 20 में कोरोना था तो बंगाल थे, 21 में कोरोना था तो बंगाल थे। मतलब नोट कमाने वाले धंधेबाज को इतना दर्द होने लगा बिहार वासियों के प्रति। अरे भैया, अगर इतना ही दर्द था तो बंगाल चुनाव छोड़ के आ जाते। सोनू सूद जी फिल्मी एक्टर, हमारे बिहार के नेता हैं पप्पू यादव जी, इन्होंने सैकड़ों बसों की व्यवस्था की। कोटा से जो हमारे आपके घर के चिराग हैं उनको लाने के लिए व्यवस्था की। हजारों लोगों को सोनू सूद जी ने, पप्पू यादव जी ने अपने अपने स्तर से, कई साथियों ने, यहाँ जितने तमाम लोग बैठे हैं, किसी ने किसी के घर का एक टाइम का चूल्हा जलाया, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन आप कैसा दर्द लिए प्रशांत जी, या तो आप बताइए अब आप मीडिया को कि दर्द हुआ 2020-21 में, दर्द का उभार आया 2022 में। जिस समय पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान नहीं, विश्व पूरा त्रासदी से गुजर रहा था, और आप प्रोपगंडा करने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए आप कहते हो कि मैंने बिहार के लोगों का दर्द देखा कि पैदल चल के आए, साइकिल पे चल के आए, पेट्रोल पंप के टंकी में छुप के आए, बैलगाड़ी पे चढ़ के आए। कितना बस भेज दिया भाई साहब, कितने लोगों को लाने की सुविधा दी।
2020 में कितने घरों का चूल्हा जलाया? 2021 में मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कितने आदमियों को ऑक्सीजन की सिलेंडर की व्यवस्था कराई? 2021 में कितने आदमियों को अंतिम संस्कार के समय उसकी व्यवस्था की? भाई साहब, बोलना मुंह से है और उनके विषय में कहना क्या। जो व्यक्ति हमारे, उन्होंने एक साक्षात्कार में ये भी कहा कि मोदी जी का 2014 में वही स्पीच लिख के देते थे। तो बताइए, जो आदमी प्रधानमंत्री मोदी जी से भी झूठ बुलवा देता, 15 लाख हर खाते में आएंगे, हर साल 2 करोड़ को नौकरी मिलेगी, लोगों ने भरोसा कर लिया। अभी फिर जो झूठ का सरदार है वो आदमी अब आया है बिहार में अपने झूठ का प्रोपगंडा करने के। तो सीधा सा बात है बंधु, इस बात को समझने की जरूरत है कि उस आदमी के पास झूठ की अगर कोई डिग्री होती, तो जैसे हम लोग सुनते हैं कि सबसे बड़ा डिग्री पीएचडी होता है, उसके पीछे डॉक्टर लगता है, लेकिन कुछ शिक्षाविद हमारे मित्र हैं उनका कहते हैं कि उससे भी बड़ा डिलीट होता है। तो हम समझते हैं अगर डिलीट अगर बड़ा हो पद तो उनको डिलीट मिलना चाहिए। अगर उससे भी बड़ा कोई शिक्षा जगत में कोई पद आ गया हो, कोई अगर उसको डिग्निशन के रूप में संबोधन में आ गया हो, तो जरूर उसके हकदार वो हैं। और आज इन बातों का जवाब दिया है। छठ के बाद उनके झूठ बोलने के कुछ सबूत और पेश करूंगा, जवाब वो दे दे, राजनीतिक सामाजिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। लेकिन जवाब न दे पाए तो बिहार के सारे 13 करोड़ लोगों से माफी मांगो। तुमने उम्मीदों को तोड़ा है। कोई नेता आज के बाद, कोई बिहार का बेटा अब 10 साल 20 साल भी पैदल चल लेगा, बिहार की जनता उस पर भरोसा नहीं। तुमने विश्वासघात किया है बिहार के सारे 13 करोड़ लोगों से। कार्यकर्ताओं की तो बात छोड़ दो, बिहार के लोगों की उम्मीद, सपनों को तुमने बलात्कार किया है। कभी बिहार की जनता तुमको माफ नहीं करेगी। नील भट्टा सन्नाटा से तुम्हारी शुरुआत होगी, और ऐसे भी तो आप 10 साल के फेज में ही अपनी लाइफ जीते हो। तो 22 से 25 3 साल हो गया, हो सकता है यह फेज उनका 3 साल का हो।